नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी का जो खुलासा नया वाला आया है, पूरा एक नेक्सस, कैसे मतदाताओं का मताधिकार छीना जाता है, डिलीट किया जाता है, इरेज किया जाता है और दूर बैठ करके गुमनाम लोग करते हैं। इस खुलासे के बाद ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग की तरफ से निहायत बेशर्मी भरी सफाई आई कि ऑनलाइन डिलीशन हो ही नहीं सकता है, डिलीट नहीं किया जा सकता है। जितने लोगों ने सुनी होगी राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बताए कि राहुल ने ये कहा कि डिलीट ऑनलाइन हुआ है। डिलीट करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे गए और अगर पकड़ा नहीं जाएगा या पकड़ा नहीं गया होता तो डिलीट कर दिए गए होते। जब इतना बड़ा नेक्सस चल रहा है, 6,000 लोगों को फॉर्म भर दिया जा रहा है, कर्नाटका का फॉर्म महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में भरा जा रहा है, तो किस लिए? हवन के लिए तो नहीं, धूप अगरबत्ती दिखाने के लिए तो नहीं, डिलीट करने के लिए ना। आप रंगे हाथों पकड़े गए तो आज थेथराई गा रहे हो। और इस शब्द का इस्तेमाल करते समय फिर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि अब कल अभी आदेश आया था कि यूट्यूब से अडानी वीडियो डिलीट करो। आज हमारे पास मैसेज आया है कि वो बीजेपी के गुंडों एक वीडियो में लिखा था, तो उस पर बड़ा दर्द हुआ है। यूट्यूब से आया कि कम्युनिटी गाइडलाइन का ये वायलेशन है। ये चैनल पर हमारे बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, ये भी मुझे पता है, इम्पैक्ट, बुरा इम्पैक्ट डालेगा। ये चैनल पर गिद्ध दृष्टि है, लेकिन इसके बावजूद हमारे न तेवर बदलेंगे न सवाल बदलेंगे। और आप लोग से फिर आज निवेदन है कि वैकल्पिक रूप में आप यूपी वाला चैनल ये उस पे मत जाइए, लेकिन सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आज वो आ गया है। बीजेपी के गुंडे हमने कहा लिखा था वो भी बता दूं, फिर आता हूं मुद्दे पर। पटना में सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का दफ्तर है, उसका गेट तोड़ करके गाड़ियां तोड़ दी थी। वहां पर झंडे, आपको याद होगा, राहुल के वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान। अब उनको हम क्या कहें? बीजेपी के संत, बीजेपी के महात्मा, बीजेपी का झंडा लेकर के कांग्रेस दफ्तर का गेट तोड़ दे रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? संत महात्मा क्या कहें? उसमें मंत्री थे भाजपा के बिहार सरकार में, वो मंत्री भी उस भीड़ में थे। क्या कहें उनको? उनको गुंडा ही कहा जाएगा। आते हैं मुद्दे पर। सीआईडी की चिट्ठी सामने आ गई है। जिस सीआईडी की जांच चल रही थी और राहुल गांधी ने जिस सीआईडी के जांच के आधार पर एक खुलासा किया था, उस सीआईडी की चिट्ठी सामने आ गई है। इस सीआईडी की चिट्ठी के सामने आने के बाद ज्ञानेश कुमार के बचने का रास्ता नहीं है। ज्ञानेश कुमार रंगे हाथों पकड़े गए हैं कि उन्होंने जो लोकतंत्र को मारना चाहते हैं, हत्या करना चाहते हैं लोकतंत्र की, उनको बचाने की कोशिश की है और अब भी कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार। ये बात उस चिट्ठी सामने आ गई है। सिर्फ सीआईडी की चिट्ठी नहीं सामने आई है, कर्नाटका के सीईओ की चिट्ठी भी सामने आई है। और इस बीच में चिट्ठी सामने आई है, हम आगे बताएंगे। लेकिन हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री एक कार्यक्रम है। मैं दिन भर के कार्यक्रम में थोड़ा सा भूल गया था, तो क्षमा कीजिएगा। पहले हेमंत जी को ले आइए, जोड़िए, फटाफट जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। दिन भर कार्यक्रम करते करते थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ कई बार, तो इसलिए क्षमा आपसे और दर्शकों से, दोनों से। तो चिट्ठी सीआईडी की भी आ गई, चिट्ठी सीईओ की भी आ गई है। और ये चिट्ठी अब ज्ञानेश कुमार को बचने का रास्ता नहीं देगी, अगर इस देश के बचे हुए संवैधानिक निकाय जैसे अदालतें, अगर इन्होंने संज्ञान लिया कि भाई इसके बाद अब क्यों छुपा रहे हो, सब तो कपड़ा उतर गया, ये सब चिट्ठियों ने उतार दिया है। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी की टीम 2024 के लास्ट में ये मामला लेकर के आमने सामने हुई थी ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में, वो भी सामने आ गया है। तो मैं बस फटाफट अब हेमंत भाई के पास चलता हूं, जरा एक ट्वीट एक दो देख लीजिए, तुरंत चलते हैं हेमंत भाई के पास। लाइए भैया, दिखाइए जरा, फटाफट दिखा दीजिए। तो ये देखिए, गुरदीप सिंह सप्पल हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं। इनका ट्वीट देखिए। कर्नाटक चुनाव आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा, कर्नाटक चुनाव आयोग ने लिखा है पत्र कि आनंद विधानसभा में वोटर लिस्ट मामले की सीआईडी जांच कर रही है। साथ ही लिखा कि सीआईडी को कुछ जानकारी केंद्रीय चुनाव आयोग से चाहिए।
कर्नाटक चुनाव आयोग ने यह जानकारी देने का आग्रह ईसीआई से किया, लेकिन ईसीआई ने यह जानकारी नहीं दी। आखिर क्यों? कर्नाटक का सीईओ भी कह रहा है कि यह जानकारी दीजिए। सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि राहुल गांधी गलत कर रहे हैं। चुनाव आयोग को बताना होगा कि वो सीआईडी जांच में रोड़े क्यों अटका रही है। ये मैं चिट्ठी आपको दिखा देता हूँ, चिट्ठी ये नहीं जहां पर दिखे, दर्शक देख पाए, वो चिट्ठी दिखा दीजिए। नीचे अटैच थी, लेकिन हम आपको अलग से दिखा रहे हैं। इसमें और कुछ मत देखिए, जो महत्वपूर्ण है ये देखिए। ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटक, कर्नाटक के सीईओ ने किसको लिखा? टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन अशोक। ये देखिए, ये सब्जेक्ट कंप्लेंट ऑफ श्री बी आर पाटिल रिगार्डिंग अलेज्ड omission of names of voters in the electoral roll of 46 आलंद। बस, अब बाकी नीचे की चिट्ठी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी नहीं पढ़ने की जरूरत, ले आइए स्क्रीन पर। हाँ, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सबूत है कि कर्नाटक के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उन्होंने भी ज्ञानेश कुमार से चिट्ठी लिख करके कहा कि भाई साहब प्रोवाइड करवा दो, ये मामला है, सीआईडी जांच कर रही है, दे दो। अपने भी अफसर की नहीं सुना, अपने भी अफसर की। ये रंगे हाथों पकड़े जाने की मैं बात कर रहा हूँ। एक और गुरदीप सप्पल का दिखा दीजिए एक ट्वीट और, क्योंकि ये अब इंफॉर्मेशन जो आ रही है ये लाइए फटाफट। हाँ, 3 दिसंबर 2024 को कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला था। हमने लिखित में मांग की थी कि महाराष्ट्र में थोक में फॉर्म 7 भरने वालों के नाम उजागर किए जाए। फॉर्म 7 भरकर कोई भी नागरिक किसी दूसरे व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने की अर्जी दे सकता है। ये मांग की वहां जाकर हमने उन आईपी एड्रेस की जानकारी भी मांगी थी जिनसे थोक में फॉर्म 7 भरे गए हैं, मतलब वोट कटवाने के लिए। लेकिन चुनाव आयोग ने न जानकारी दी, न खुद कोई जांच की, सब ठंडे बस्ते में डाल दिया और कहा कि उसकी प्रक्रिया इतनी फुल प्रूफ है कि इतनी अच्छी है कि किसी भी वोटर का नाम गलती से काट ही नहीं सकते। और ये भी कहा कि किसी भी वोटर का नाम काटने से पहले उसे एसडीएम या ईआरओ के सामने सुनवाई का मौका मिलता है। ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए उत्तराखंड में करीब 4000 ऐसे वोटर जिनके नाम बिना उन्हें जानकारी दिए वोटर लिस्ट से हटाए गए थे, उन्होंने आरटीआई की मार्फत पूछा है कि उनका नाम काटने के लिए फॉर्म 7 किसने भरा, ईआरओ ने कब उन्हें सूचित करने के लिए स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजा, कब सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें भी जवाब नहीं मिले। इसलिए आज राहुल गांधी ने सबूत के साथ साबित किया है कि कैसे एक सुनियोजित तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। हटा दीजिए, अब सीधा चलते हैं। राहुल गांधी का भी ट्वीट है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, सब हेमंत जी दिखाएंगे। हेमंत भाई, कितनी ढिठाई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। चलिए, कुछ चीजें रह गई थी कि भाई चिट्ठी वाकई चुनाव आयोग से मांगा था कि नहीं। सीआईडी की चिट्ठी भी आप अभी दिखाएंगे ही, आपके पास है हेमंत भाई, भी सीआईडी वाली चिट्ठी भी दिखाएंगे। सीईओ की चिट्ठी आ गई। अब ज्ञानेश कुमार, अब इससे ज्यादा नग्न कैसे होगा कोई। जी भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए 24 घंटे के अंदर कैसे खेल पलटता है। कल बुर्ज खलीफा से लेकर के पूरे देश और दुनिया के अंदर डंका बज रहा था। क्या डंका बज रहा था? प्रधानमंत्री जी का। मतलब करोड़ों रुपए खर्च करके, अरबों रुपए हो सकता है खर्च किया हो, जमीन से आसमान तक मीडिया में कंप्लीट इमेज मेकओवर की कोशिश थी, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। 5 मिनट का विज्ञापन बुर्ज खलीफा पे चलवाने के लिए 50 लाख रुपए से ऊपर दिए गए। खुद को संत, अपार ऊर्जा का स्रोत, दिल चुराने वाला, दूरदृष्टा, विकास पुरुष, समृद्धि का द्वार खोलने वाला, ग्लोबल लीडर, प्रेरणा पुंज, नए भारत के निर्माता, ब्रह्मांड में मां भारती के ध्वजवाहक, दृढ़ व्यक्तित्व के धनी, प्रखर देशभक्त और पता नहीं क्या क्या, इस तरह की चीजें सारा आपने विशेषण सुने होंगे। ये तो मैंने थोड़े से बताए ज्यादा। और राहुल गांधी की योजना भी एक्चुअल में जो मूल योजना थी वो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी रास्ता दिखाई कि जन्मदिन का माहौल है, सेलिब्रेशन का माहौल में, और वो कोई भी मोदी जी की तरह सैडिस्टिक प्लेजर के शौकीन नहीं है। तो उन्होंने इस कार्यक्रम को आज सुबह के लिए डेफर कर दिया, वरना ये पुख्ता सूचना है कि कल की योजना थी सुबह 11 बजे की। तो पहली बात तो आज जो कुछ सामने आया है, ये बात उन्होंने जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आपको ध्यान हो, उस समय ये स्पष्ट हो गया था महादेवपुरा में कि ये सब चल रहा है। सीआईडी वगैरह की चिट्ठी का हमने जिक्र भी किया था, मैंने और आपने ही शो किया था, तब हमने जिक्र किया था इस बात का। सवाल आशीष भाई ये है ही नहीं, सवाल कुछ और। आज चुनाव आयोग ने, टू विंडो में मैंने एक चीज दी है, उसको दिखवाइएगा। चुनाव आयोग ने आज क्या कहा राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके की चीजें नहीं होती है, ना तो ऐसे वोट कटती है, और हमने एफआईआर दर्ज कराई थी। ठीक,
चुनाव आयोग खुद कराइए, मैं और आप तो कह नहीं रहे, ज्ञानेश गुप्ता कह रहे कि हमने एफआईआर दर्ज कराई। अगर आपने एफआईआर दर्ज कराई थी तो फिर ये कागज देने में क्या दिक्कत है आपको? फिर 18 चिट्ठियों की जरूरत क्यों? और ये 18 चिट्ठियां अकेले ज्ञानेश गुप्ता के कार्यकाल में नहीं है, माफ कीजिएगा, ज्ञानेश गुप्ता राजीव तो फरवरी, राजीव कुमार अग्रवाल के समय में ये सारा मामला हुआ था फरवरी 2023 में। फरवरी 2023 में ये मामला हुआ, मार्च 2023 से जांच चल रही है, कर्नाटका सीआईडी कर रही है। तो इन 18 चिट्ठियों में से 10 से 11 चिट्ठियां तो उनको भी गई थी ना, राजीव अग्रवाल को। उनके कार्यकाल में यही ज्ञानेश गुप्ता इलेक्शन कमिश्नर थे, वो सीईसी थे। तो पहले उन्होंने जवाब नहीं दिया, अब ये नहीं दे रहे। पहली बात तो ये समझ लीजिए। राहुल गांधी ने कहा है कि वोट डिलीट हुए, उन्होंने कहा वोट डिलीट करने की कोशिश की गई और इन एप्स के जरिए की गई। अब ज्ञानेश गुप्ता जी का जो ये स्पष्टीकरण आया है जो आप देख रहे हैं, इसमें नंबर 2 पे उन्होंने क्या लिखा है, सर्टन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स वर मेड फॉर डिलीशन ऑफ इलेक्टर्स। यही तो बात कह रहे हैं वो, कि जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुए उन सब के आईपी एड्रेसेस दीजिए, दीजिए ना, आईपी लोकेशन दीजिए, तभी तो पता लगेगा कि कौन लोग थे। आप कह रहे हो कि हमने एफआईआर दर्ज की थी, तो शिकायतकर्ता के पास ही सबूत है और वही दे नहीं रहा, इसका क्या मतलब समझेंगे आप? तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम तर्क का मुकाबला कुतर्क से करता है, वही काम ज्ञानेश गुप्ता कर रहे, एग्जैक्टली वही काम कर, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। जवाब नहीं देते, कभी भी उसको भटकाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने कब कहा कि आपने एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी? कर्नाटका सीआईडी जांच कर रही है, और कर्नाटका सीआईडी ने थ्रू अपने स्टेट इलेक्शन ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उसके जरिए पहले डायरेक्ट चिट्ठी लिखी, फिर उसके जरिए आपको चिट्ठी भेजी। तो कर्नाटका सीईओ का जो दफ्तर है वो तो आपका ही दफ्तर तो है, आपकी हाँ एक्सटेंशन है, हाँ आपका हाँ। दफ्तर आपसे जानकारी मांग रहा है और आप उसका जवाब नहीं दे रहे। हम्म, पहले राजीव अग्रवाल ने नहीं दिया, अब ज्ञानेश गुप्ता नहीं दे रहे। आप इसको हल्के से मत लीजिए। आप क्या समझ रहे हो कि राजीव अग्रवाल ने क्यों नहीं दिया था? क्योंकि उनकी आंखों के नीचे हो रहा था, ये सब कुछ हो रहा था, तो उन्होंने तो ठीक नहीं दिया। ज्ञानेश गुप्ता क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि तब का ओनस भी इन्हीं के ऊपर, ये भी इलेक्शन कमिश्नर थे उस समय, ये मत भूलिएगा। और आज ये सीईसी है, तो पूरे की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? इनकी जिम्मेदारी। और ये किनको देना क्या है? डेस्टिनेशन आईपी देना है और डेस्टिनेशन पोर्ट देना है। इन्होंने, देखिए इंटरेस्टिंग बात है आशीष भाई, बहुत है, बहुत चीजें मिस कर गए होगे आप भी, राहुल गांधी ने भी कुछ चीजें नहीं की। जब बार बार चिट्ठी पत्री हुई इनके साथ, तो इन्होंने सितंबर 2023 में, केस दर्ज हुआ फरवरी में, जांच शुरू हुई मार्च 23 में, इन्होंने चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं, राजीव अग्रवाल के ही चुनाव आयोग ने उन्हीं की चोरी को लेकर के सितंबर 2023 में 5700 फोर्स्ड फॉर्म 17 का डेटा शेयर किया, 5700 फॉर्म्स का। लेकिन कौन सा डेटा शेयर किया जिससे आप जांच में आगे नहीं बढ़ सकते? जांच में आगे बढ़ने के लिए स्पेसिफिक चीजें चाहिए, आईपी डेस्टिनेशन और आईपी पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, दो ही चीजें चाहिए। उन जो जिन एप्स के जरिए किया गया है वो एनवीएसपी है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, हमने चर्चा की थी इस पर, वोटर हेल्पलाइन ऐप और ईसीआई का गरुड़ ऐप। इन तीनों का कमांड एंड कंट्रोल किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। पहले तो ये जांच का जिम्मा था ही आपका, राहुल गांधी का तो मतलब इससे कुछ नहीं। पहला काम आपका था जांच का। आपने जांच तो दूर छोड़ो, कर्नाटका सीआईडी जांच कर रही है, कर्नाटक में आपका सीईओ आपसे सबूत मांग रहा है, कागज मांग रहा है, और आप उनको भी दे रहे हो, और आप कह रहे हो हमने एफआईआर दर्ज कराई थी। इससे ज्यादा दोगलापन, हिपोक्रेसी कहां से लाओगे आप? अगर आपने एफआईआर दर्ज कराई थी तो वो जांच कर रहे हैं ना भाई, दे दीजिए उनको सबूत। आप समझिए इस खेल को। जिस दिन ये आ गया का जो है आईपी डेस्टिनेशन और आईपी डेस्टिनेशन पोर्ट, 1 घंटे में पता लग जाएगा कौन लोग थे। और वो लोग ये वाले नहीं है, पूरे देश के अंदर जो सारा काम करते हैं वो सिलेक्टेड लोग हैं, समझिएगा इस बात को। ये कर्नाटक तक नहीं बचेगा, वो जो भी 50-40 लोग का पूरा एक सिस्टम है, उनको एक बार अगर आपने उठाया तो पूरे देश की चोरी, वोट चोरी खुल जाएगी। ये समझने की जरूरत है। इसीलिए ना राजीव कुमार अग्रवाल ने दिया, ना इन्होंने दिया, और झूठा डंका ये पीट रहे कि हमने एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज कराई थी तो जांच होने दीजिए, वेयर इज द प्रॉब्लम? दीजिए सबूत उनको। और प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मजेदार बात एक और सुनिए, राहुल गांधी ने महादेवपुरा का, आपको याद होगा, जब सारा खुलासा किया था तो उनसे एफिडेविट किसने मांगा था? कर्नाटक सीईओ ने। अपने आप तो नहीं मांगा होगा, किसके कहने से मांगा होगा? ज्ञानेश गुप्ता ने फॉर्मेट दिया था, हरियाणा वाले को भी दिया था। हरियाणा वाले को तो मुझे पता है कि हरियाणा वाले को आधे घंटे के अंदर चला गया था कि इनसे सबूत मांगो, फॉर्मेट बन के वाकया था। ऐसे ही कर्नाटक वाले को गया था। तो कर्नाटक वाला नोटिस तो दे देता है तुरंत, लेकिन कर्नाटक वाला जब सबूत मांगता है अपने ही ऑफिस से, यानी कि मुख्य चुनाव आयोग से, तो नहीं देता है। इसको क्या कहेंगे आप?
तो वो केवल अपोजिशन को नोटिस देने के लिए बचे हुए हैं। ये चुनाव आयोग चल रहा है, ज्ञानेश गुप्ता ये चुनाव आयोग चला रहे हैं। मान करके चलिएगा आज सारी भक्त सेना बड़ी खुश है। किस बात पे खुश है कि ओ हो ये कौन सा हाइड्रोजन बम था, ये तो फुस था, ये था वो था। उन ना समझो को ये पता नहीं है कि जो कार्यक्रम महादेवपुरा में हो रहा था वो कहीं और का हो रहा है और उसमें समय लग रहा है। राहुल गांधी को जो एक्सरसाइज महादेवपुरा में करानी पड़ रही थी वो उस हाइड्रोजन बम के लिए मैनुअल फीडिंग चल रही है, उसमें 2 से 3 महीने लगेंगे। वो अपना अनुराग ठाकुर की तरह नहीं है कि 1 मिनट में उनके पास सारे के सारे देश की वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट में है, एक बटन दबाया और सारी डिटेल्स आ गई। ये सुविधा भाजपा चूंकि पार्टनर है चुनाव आयोग की, ज्ञानेश गुप्ता की, राजीव अग्रवाल की नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, तो दे आर प्रिवी टू दोट मशीन रीडेबल फॉर्मेट्स। कांग्रेस इज नॉट, अपोजिशन इज नॉट, इवन देयर एलाइज आर नॉट। तो वैसी सूरत में अनुराग ठाकुर ने तो खटाक से आपने देखा चंद घंटों में, जो राहुल गांधी को 4 महीने 6 महीने लगे महादेवपुरा एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी में, वो अनुराग ठाकुर को कितनी देर लगी? 2 घंटे। और 6 कंस्टिट्यूंसीज का बता दिया 35 असेंबली। तो भक्त खुश हो रहे हैं। भक्तों को ये सोचना चाहिए कि जो ये मैनुअल जो चीज करेंगे ना वो ज्यादा ऑथेंटिक होगी, उसमें गलती की संभावना नहीं होगी। और उसके बाद क्या मुंह दिखाओगे? डरिएगा उस दिन से जब सीधी की सीधी जो सारा जो कहते हैं ना वो बक स्टॉप्स एट योर डोर स्टेप, वो सीधी जब डंकापति के गेट पे आके टिक जाएगी फिर कहां जाओगे आप? ये नहीं सोच रहे। बेसिकली क्या है कि ये जो होता है ना एनवायरमेंट बिल्डिंग होती है, एनवायरमेंट बिल्डिंग का पहला स्टेप क्या था? महादेवपुरा। अगला स्टेप क्या आ गया? कर्नाटक। इससे अगला क्या है? हरियाणा। बहुत जल्दी 10 दिन के अंदर आप देखेंगे, क्योंकि हरियाणा में जो चुनाव की तारीख थी परिणाम की, उससे पहले पहले हरियाणा आ जाएगा आपके सामने, उसके बाद कर्नाटक आने वाला है और फाइनली वो हाइड्रोजन बम आएगा। हाइड्रोजन बम को इसलिए लेट किया गया है, बाद रखा गया है, क्योंकि मैनुअल उसके अंदर टाइम लग रहा है। आप मशीन रीडेबल दे दीजिए 2 घंटे में, राहुल गांधी भी कर देंगे वही काम जो अनुराग ठाकुर कर रहे थे। लेकिन अनुराग ठाकुर के पास एक तो मशीन रीडेबल फॉर्मेट है, नंबर 1। नंबर 2, उनको चुनाव आयोग से इम्यूनिटी प्राप्त है। उनको नोटिस नहीं दिया चुनाव आयोग ने। उन्होंने 35 कंस्टिट्यूंसी की बात की, 6 पार्लियामेंट की बात की, उनका जिक्र भी नहीं किया। आपने ध्यान किया होगा ज्ञानेश गुप्ता ने इकलौती प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस समय 10 साथियों ने पूछा कि जी अनुराग ठाकुर के बारे में बताइए, अनुराग ठाकुर का नाम भी निकला मुझसे। ये है फर्क। और मेरी बात तय मान के चलिएगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दुर्दांत प्रतिभा दिखाई ज्ञानेश गुप्ता ने, आगे से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति नहीं मिलेगी। ये पूरा सिस्टम उनका मोदी बना के चलेगा कि आप अपना मुंह बंद ही रखिए तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि मुंह खुलते ही तो पता नहीं क्या बोलेंगे। क्या कह रहे थे वो कि अगर वो बहनों बेटियों की अगर वो दिखा दी पिक्चर्स वो डालते की, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपने देखा बड़ा भाग भाग के सारी महिलाओं की, सारी सेलिब्रिटीज की, कंगना रनावत तक की भी सबकी दिखा दी। तो इनका कुछ नहीं। वो चिट्ठी अगर आप देखेंगे स्पेसिफिक मेंशन, आशीष भाई मैं चाहूंगा एक बार वो दिखवा दीजिए प्लीज, कि सीआईडी ने क्या क्या चिट्ठियां लिखी। सीआईडी सीआईडी वाला को ये चिट्ठी है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये सीआईडी वाला, क्योंकि वही हमने हाँ कहा है सीआईडी की चिट्ठी। हाँ ठीक है ना, ये सारे के सारे इसमें जो चिट्ठी लिखी गई है इसमें 15 तो रेफरेंसेस है कि इन रेफरेंसेस के तहत ये सारे डॉक्यूमेंट हम साथ लगा रहे हैं और अब हमें कागज दे दीजिए। सोचिएगा आप, आगे चलिए, शाबाश। तो एक ये पार्ट है कि चुनाव आयोग का अपनी यूनिट दे रही है तो नहीं। ये देखिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी वो चिट्ठी लिख रही है किसको? कर्नाटका सीईओ को। डायरेक्ट नहीं लिख सकते वो इलेक्शन कमीशन को, तो उनको कर्नाटका सीईओ के थ्रू मूव करना पड़ता है। और ये चिट्ठी देखिएगा, जो पूरी चिट्ठी लिखी है इसमें स्पेसिफिक सवाल और छोटे छोटे सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं। नंबर 1, वेदर ओटीपी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी इज अटेम्प्टेड इन एनएसवीपी एंड वीएचए एप्स प्लेटफॉर्म। सिंपल सा सवाल है कि क्या जो आपके ओटीपी और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो इन एप्स के अंदर एप्लीकेबल है नहीं? इसमें हाँ या नहीं तो करना है आपने, कोई लंबी चौड़ी अंग्रेजी तो नहीं। उसके बाद whether OTP authentication facility is extended to upload the application, if so provide details। बताओ इसमें क्या है, बता दीजिए। ओटीपी का वो है तो उसकी डिटेल दे दीजिए, एक पैरा होगा दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे भाई? ये तो वैसे ही पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। नंबर 3, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो अगर ये प्लीज थोड़ा देख लें। if authentication like OTP is existed, whether the OTP will be sent to mobile number used for login or mobile number provides in the form by application or both। सिंपल सी बात पूछ रहे हैं कि ओटीपी किसके पास जाएगा? जिसकी वोट कट रही है उसकी, या जो अप्लाई कर रहा है उसकी? कितनी सीधी बात है, हाँ या ना? एक वाक्य से ऊपर तो जवाब नहीं है ना।
नंबर 4, प्रोवाइड द सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके तहत आप इसको अंडरटेक कर दीजिए कि आप इस रिकॉर्ड के ओरिजिनल होल्डर हैं और ये आप दे रहे हैं, ऑथेंटिसिटी, ताकि कोर्ट में चलान में काम हो जाए। नंबर 5, डायरेक्ट द कंसर्न टू अरेंज ए प्रेजेंटेशन विद रेस्पेक्ट टू एलिगेशन मेड एंड स्टेप बाय स्टेप यूसेज ऑफ एनएसबीपी, बीएचए एंड गरुड़ा, ये तीनों एप्स की बात वो कर रहे हैं कि एक प्रेजेंटेशन हमें दिलवा दीजिए, ठीक। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। इसमें बताओ कितनी, ये पूरी चिट्ठी का जवाब देने में कितनी देर लगती है ज्ञानेश गुप्ता जी के चुनाव आयोग को, बता दीजिए मुझे। चलाते जाइएगा, शाबाश, इसमें कुछ और चिट्ठियां भी हैं तो वो सारी की सारी चलती है। बताओ 1.5 साल से मांग रहे हैं, नहीं दे रहे। 1.5 साल से, 1.5 साल से क्यों भाई साहब? फरवरी 2023 का केस है, मार्च 2023 से चल रही है, आज सितंबर है। 18 चिट्ठी लिख डाली। हाँ, चिट्ठियां उसी तभी से चल रही है वो लगातार। हाँ, मार्च 23 से आज सितंबर 25 है, इट्स मोर देन 2.5 years। और क्या कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे थे, हमने एफआईआर दर्ज कराई। अरे भले आदमी, जब तुमने एफआईआर दर्ज कराई तो वो जांच कर ही रहे हैं ना, उनको भी दे दीजिए जानकारी, वो कर लेंगे। लेकिन जिस दिन ये दे दिया आपने डेस्टिनेशन पोर्ट, वो बंदे 1 घंटे में पकड़े जाएंगे, सारे के सारे, कहीं होंगे। और मजेदार बात देखिए, आज राहुल गांधी ने क्या किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिनके वोट कटने थे उनको खड़ा कर दिया, जिनके नाम से वोट कटने का आवेदन दिया गया था उनको, और जो कैंडिडेट था उनको। कमाल देखिए आप, कमाल देखिए, आप मेरी वोट कटवा रहे थे, आप भी खड़े हुए, आपको नहीं पता, मेरी वोट कट रही है, मुझे नहीं पता, और जो कैंडिडेट है वो बेचारा वो भी खड़ा हुआ है। इससे पारदर्शी ज्ञानेश गुप्ता कभी हो सकते हैं क्या? और इससे बड़ा खुलासा राहुल गांधी या कोई भी कर सकता है क्या? ह्यूमनली पॉसिबल है क्या? उसके बावजूद भी इतना शर्मनिरपेक्ष कि राहुल गांधी को गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है। ये काम किसका है? ये काम चुनाव आयोग का है कि उसका सिस्टम फुल प्रूफ रहे, नंबर 1। नंबर 2, जांच एजेंसियों का है, ये सीबीआई वगैरह इसी काम के लिए है, ठीक। उन्होंने भी नहीं किया। ये महादेवपुरा वाला मामला कब का है? महादेवपुरा कर्नाटक में ही आता है, सेंट्रल बेंगलुरु के अंदर आता है, पार्लियामेंट के अंदर, वहां भी एक हाई कोर्ट है, उन्होंने सुओमोटो ले लिया क्या? दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट है, उसने सुओमोटो ले लिया क्या? ये जांच का विषय किसका है? नहीं देखा, पिछली बार बोला था ना, नहीं देखा, हमको नहीं जानकारी। हाँ, वो आपके जो भाभी है वो कह रहे थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हियरिंग के अंदर कह रहे थे। कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस? उससे भी ठीक, वो ठीक रहता, आगे प्रोग्रेशन होना है, आगे बढ़ना है, 100 चीजें होती है, वो आप और मैं ना समझ, हमें समझ में नहीं आएगा, उनको पता है किसको राजी करना है, क्योंकि वहां भी तो कई लोग होते हैं ना, सरकारी वकील वगैरह, वो कन्वे करते हैं कि आज तो माई लॉर्ड ने बताया कि उन्होंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी थी पप्पू की, उससे नंबर बनते हैं। तो आप समझिए नया इकोसिस्टम। तो आशीष भाई, इतना जिनकी जांच का जिम्मा है वो तो कर लिए रहे। जो भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो अपना सारा टाइम और एनर्जी लगा के केवल डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और देश के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ट्रोलिंग किसकी कर रहे हैं? जो एक्सपोज कर रहा है। इससे बड़ा नेक्सस आप कोई तो बता दीजिए। और यही जो लोग यहाँ पर कर रहे थे ना, कर्नाटक का कर रहे थे, तेलंगाना में बैठ के, पड़ोस के दूसरे स्टेट्स में बैठ के, हर एक स्टेट्स का यही मोडस ऑपरेंडी है, हर एक स्टेट का, तय मान के चलिए। और यही टेक्निकल टीम है, और ऑपरेशन ब्लू स्टार यही लोग करते हैं। इनको एक सूची दे दी जाती है कि ये नाम उड़ाड़े। आपके जो जहां पे आप रह रहे हो नोएडा में, वहां के पन्ना प्रमुख को पता होगा आशीष चित्रांशी इलेक्शन में क्या बदतमीजी करने वाले हैं, बस वहां से चलेगा कि इसका नाम उड़ा दो। फिर पता है कोई मेरे जैसा बताएगा जाके कि भैया गलत नंबर डायल मत कर लियो, गले में पड़ जाएगा मामला। तो आपको छोड़ के फिर 3 ऐसे मासूमों की काट देंगे। पता तो इनको कौन किसको डालता, उनकी ऐसी काट देंगे, उनको पता ही नहीं लगेगा बेचारों को। तो बिहार के अंदर जो हो रहा है वो सब वही हो रहा है बिहार में। एक एग्जाम्पल दे दूं, ये ज्ञानेश कुमार के लिए है, और इस एग्जाम्पल को पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर इसमें गलत निकले तो जो भी होगा भारतीय कानून के हिसाब से वो हम तैयार हैं। मैं एग्जाम्पल इसलिए कि हम 2 लोग परमानेंट दिन भर साथ रहते हैं, हम और भाऊ। अभी दिल्ली के चुनाव हुए थे ना, दिल्ली के चुनाव में भाऊ एक ही जगह कई साल से रह रहे हैं, कई साल से रह रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 साल से, 15 साल हो गया होगा रह रहे हैं। उनका वहीं पर वोटर कार्ड वहीं का था, वहीं के मतदाता थे, यही दिल्ली में, मयूर विहार। ठीक है, इस चुनाव में जब वो वोट डालने गए तो पता चला उनका नाम नहीं है। ठीक समझिए। और ध्यान रखिएगा कि बताया है ज्ञानेश कुमार ने
कि जो है बिना ईआरओ या एडीएम के सामने आपको आए हुए आपसे बिना समझे हुए नहीं कभी नाम काटा जाता। वो वोट डालने गए नहीं है, नाम गायब, पत्नी का नाम है, इनका नाम गायब, पत्नी नहीं, भतीजी रह करके यहीं पर दिल्ली में उनके पास रह के पढ़ाई करती थी और उस भतीजी की शादी हो गई 5 साल पहले, वो मुंबई शिफ्ट हो चुकी है 5 साल पहले। हेमंत जी, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं ज्ञानेश कुमार के लिए, वो मुंबई शिफ्ट हो चुकी है भतीजी। उस भतीजी का नाम मतदाता सूची में था, अशोक वानखेड़े का नाम गायब था। और अशोक वानखेड़े पता चल रहा है जब वहां बटन दबाने के लिए गए तब पता चल रहा है कि नाम नहीं है। ये है सिस्टम आपका कि एसडीएम और ईआरओ आपको बुलाते हैं, रजिस्ट्री जाती है। अरे किसको बता रहे हो भाई? इसी देश के, ऐसा लग रहा है कि यहाँ बता रहे हो होनोलुलु के लिए। जो बोल रहे हो इसके भुक्तभोगी यहीं पर हैं। बूथ पर जाते हैं तो वहां भगाया जाता है, तुम्हारा नाम नहीं है, कैसे आ गए हो? वहां बदतमीजी करते हैं जो चुनाव में ड्यूटी में लगे हुए लोग रहते हैं, नाम नहीं है कैसे आए, भगो यहाँ से, धक्का मारो। वहां पर एक बार वहां से मना कर दिया तो जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, होमगार्ड भी वहां धक्का मारने लगता है। फिर ऐसे बता रहे हो जैसे कहाँ पे मंगल ग्रह की बात कर रहे हो। बेशर्मी की भी एक लिमिट होती है? और दूसरी बात जो कहा कि एफआईआर, मैं और हेमंत जी दोनों मान लेते हैं एफआईआर। हम लोग एफआईआर वगैरह ऐसा तो है नहीं कि इसी समाज में रहते हैं। चोरी के एफआईआर कभी भी, हेमंत जी आप भी, आप अड़ोस पड़ोस में, या खुद एक बार, आप एक बार एफआईआर कर दो कि हमारे घर में चोरी हुई है। देखो, चोरी से जितना नुकसान नहीं होगा हुआ होगा आपके घर में, उससे ज्यादा पुलिस रौंद के रख देगी। पीछे का दरवाजा कहाँ खुलता है, पीछे का दरवाजा लॉक था कि नहीं, आगे का था नहीं, बेडरूम किधर है, किचन किधर है, किचन में कोई रोशनदान है क्या, पूरा घर। उसको कहते हैं मौके का मुआयना, मौके का मुआयना। आप जब एफआईआर किए, चोरी का एफआईआर किए ना ज्ञानेश जी, कि हमने ही एफआईआर की थी, तो आपका मौका मुआयना क्यों नहीं होगा? आप भी अपना घर दिखाओगे ना, वही घर ही तो मांग रहा है डेस्टिनेशन आईपी। आप अपना घर का मुआयना करवाओ ना, कि कहाँ कहाँ विंडो थी, कहाँ कहाँ दरवाजा था, ताला आप जानबूझ के नहीं बंद किए थे उस दिन, चोर से मिले हुए तो नहीं हो आप। यही तो चेक करना है भाई। हेमंत भाई गलत बता रहे तो बताइए आप। नहीं नहीं, यही आशीष बात भाई है। देखिए, भाई आशीष भाई देखो, आज राहुल गांधी ने राजीव कुमार का नाम जानबूझ के दिया, लेकिन ये सारी कहानी कहां से शुरू होती है? फरवरी 2023, फरवरी में ये कांड हुआ, वोट चोरी के अटेम्प्ट में 6,000 वोट। अगर ये हो जाते तो आप सोचिए चुनाव का परिणाम क्या होता। 100% कांग्रेस चुनाव आती, अभी तो 9,000 से जीती है कांग्रेस। अगर ये 6,000 वोट कट जाते तो सीधा सीधा 3,000 से बीजेपी ने जीत जाना था। 6,000 वोट काटने का मतलब 12,000 होता है। आपके गए और मेरे आए तो 12 का फायदा हुआ सीधा सीधा। ये वो डेटा मैनिपुलेशन। राजीव कुमार के पाप को ज्ञानेश कुमार छिपा रहे। 18 चिट्ठियां 18 महीने में लिखी गई, सबको पता है। पहले राजीव अग्रवाल ने भी यही चोरी होने दी और फिर सबूत छिपाए। केवल अब उसी प्रक्रिया को ज्ञानेश गुप्ता आगे बढ़ा रहे। ध्यान से समझना आपको ये पड़ेगा कि चुनाव आयुक्तों का जो नया कानून बनाया नियुक्ति का, उसमें उनको कानूनी कार्रवाई से संरक्षण क्यों दिया गया था, अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर उनको वो संरक्षण नहीं दिया होता ना तो वो राजीव कुमार वो काम करते और ना ज्ञानेश कुमार करते। अब इनको पता है कि तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन तो हो नहीं सकता, तुम्हारे खिलाफ कोई एफआईआर तो हो नहीं सकती, इसलिए तुम जो चाहे कर लो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी। आज ज्ञानेश गुप्ता की जगह कोई भी व्यक्ति होता, केवल इस आधार पे कि 18 महीने में 18 चिट्ठियों के बावजूद आपने जवाब क्यों नहीं दिया। आप संवैधानिक पद पे हो भाई, आपका काम संविधान की रक्षा करना है, और आप अपने ही यहां घर में चोरी हुई चोरी के प्रयास को बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसको राइट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो। ये कभी आपने सुना है? तो ये एक क्रिमिनल अटेम्प्ट है, इसमें राजीव कुमार भी फंसेंगे 100%, और ज्ञानेश गुप्ता बच नहीं सकते। चोरी को संरक्षण देने वाला और चोरी के सबूत ना देने वाला भी उतना ही बड़ा दोषी है। ये भी उस समय चुनाव आयुक्त थे, उनके बाद ये मुख्य चुनाव आयुक्त बने, वो रिटायर होकर चले गए। उनकी हालत देखिए आज आपके सामने, कैसे हर 2-4 महीने बाद शेरो शायरी किया करते राजीव अग्रवाल। जिस दिन से ये महादेवपुरा का मामला आया, आपने कहीं देखा उनका नाम? कहीं एजेंसी के जरिए खबर क्या प्लाट हो रही है कि पूरे देश में खबर चल पड़ी कि राजीव कुमार देश छोड़ के चले गए। एजेंसी बता रही है कि नहीं नहीं वो भारत में ही है।
यानी कि आशीष चितरंशी की खबर एजेंसी सूत्रों के मुताबिक बता रही है, आपको कोर्ट नहीं कर रही है। ऐसा क्या करके गए भाई? आप इतने बड़े देश के पद पे रहे हो, आपको तो सीना ठोक के सामने आना चाहिए कि हाँ वो पूछिए क्या बात अरे है, भैया, मैं जवाब देता हूँ। वो रावत रावत साहब, अशोक लासा साहब, एसवाई कुरैशी हाँ साहब रोज तो दिख रहे हैं, रोज कैमरा के हाँ सामने आ रहे हैं। हाँ, तुम क्योंकि काहे मन में मुंह चोर छिपा नहीं है। रहे मन हो? में चोर नहीं है ना, चोरी नहीं कर रखी है। आपको लगता है कि जो मोदी सरकार ने आपको संरक्षण दे दिया है आप उससे बच जाओगे। हाँ मैं कह रहा हूं हाँ माफ कीजिए, आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। नंबर एक, बद अच्छा और बदनाम बुरा होता है। जब तक कानून बदलेगा, जब तक यू विल बी ब्रॉट टू बुक, उसमें समय लग जाएगा। लेकिन आज आपने चुनाव आयोग की जो अर्जित साख थी वो भी मिट्टी में मिला दी। और अब इस देश की चुनाव प्रक्रिया पर जिसका पूरी देश और दुनिया के लोग स्टडी करते थे आकर के, वो पूरी दुनिया में मोकरी बन गई है। पूरे के ऊपर सवाल खड़े हो गए और ना भाजपा के पास कोई जवाब है, ना चुनाव आयोग के पास जवाब है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी का डंका जो वो बताते हैं, वो डंका यहां दिख रहा है। इस पूरे लोकतंत्र की लंका लगा दी और अब वो अपना डंका बजा रहे हैं। कुल मिलाकर के इन 11.5 साल का यही सबक है। चलिए फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, चलते चलते राहुल गांधी का ट्वीट है, जरा दिखा दीजिए भैया, वो भी अभी लेटेस्ट सबसे आखिर में ये ट्वीट आया है, बिल्कुल अभी अभी आया ट्वीट। हेमंत भाई पढ़ दीजिए ये भी ट्वीट जरा। इसमें राहुल जी कहते हैं कि आफ्टर आवर एरर्ड कैंडिडेट एक्सपोज द फ्रॉड, द लोकल ईसी ऑफिशियल्स फाइल्ड एन एफआईआर, बट द सीआईडी इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ब्लॉक्ड बाय सीईसी। हमारे जो अलंग के जो कैंडिडेट थे उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन जो जांच है सीआईडी की उसको मुख्य चुनाव आयुक्त ने रोक दिया है। कर्नाटका सीआईडी ने चिट्ठी लिखी 18 कि ये सारे के सारे सबूत हमें दे दीजिए। उसका कोई जवाब सीईसी से नहीं आया। कर्नाटका का जो चुनाव आयोग है, मुख्य चुनाव अधिकारी है, उन्होंने कई बार ईसीआई को रिक्वेस्ट की कि इस जांच के तहत आप कागज दे दीजिए, उसको भी जवाब कोई नहीं दिया सीआईसी ने। डिटेल्स ऑफ डेजिग्नेशन आईपी डिवाइस पोर्ट्स एंड ओटीपी ट्रायल्स हैव बीन विदहेल्ड, ब्लॉक्ड बाय सीईसी। यानी कि जो मैंने आपको कहा डेस्टिनेशन आईपी, डिवाइस पोर्ट और ओटीपी ट्रेल, वो सारे भी सीईसी नहीं दे रहे हैं। इफ द वोट थेफ्ट हैज नॉट बीन कॉट, अगर ये चोरी नहीं की गई तो एट द 6018 votes had been deleted, our candidate have could lost the elections। वो तो मैं कह ही रहा हूँ आपको। 6018 वोट अगर उधर हो जाती, कैंसिल हो जाती, तो बीजेपी जीत गई थी ना। फिर जीत का मार्जिन तो 9000 वोटों का है। सीसी ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी कह रहे, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, बहानेबाजी बंद कीजिए, रिलीज द एविडेंस, सबूतों को सामने लाइए, टू द कर्नाटका सीआईडी नाउ, अभी कर्नाटका सीआईडी को सारे सबूत दीजिए। अब चलिए इनके पास कोई बचाव का रास्ता नहीं है, या तो सबूत दे दो या चोर साबित हो जाओ। सिंपल सी बात। चोर सबूत ये साबित तो देंगे हो नहीं, चुके हैं, जवाब इनके पास है। चोर साबित चोर साबित हो चुके हैं। बस आखिर में इतना सोचिए कि ये ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग ये क्या कर रहा होगा जब ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनको मत दो जवाब भाई। सीआईडी एक एजेंसी है ना, जांच की एजेंसी है, उसको आप नहीं दे रहे हो। जो सीईओ कर्नाटका है वो आपका अफसर है, आपका अफसर है। उसको नहीं दे रहे हो। इससे बड़ा प्रमाण कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके लिए बाकी लोग भला कहें बुरा कहें, ऐसे मामलों में ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाला मामला है। इसमें कोई सुनवाई, कोई बहस, कुछ नहीं। सामने दिख रहा है कि चोर कौन है। अपने अफसर को नहीं बता रहे, सीआईडी को नहीं बता रहे हो। ऐसा क्या है जो छुपा रहे हो? क्या क्या कर्म है तुम्हारे, कारनामे हैं, कुकर्म है? इजाजत दीजिए हमें। आप लोग देखिए जरा, देश की जनता देखेगी तो सब देना पड़ेगा और सब सामने आ जाएंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।